My name is Anthony Gonsalves. Right? ये अपने वक्त का ही फेमस सॉन्ग नहीं है बल्कि आज भी बहुत मशहूर है। इस गाने का संगीत दिया था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म की कहानी से सभी वाकिफ हैं। 3 भाई जो बचपन में बिछड़ते हैं और अलग अलग धर्म के परिवार में परवरिश पाते हैं। टिपिकल मनमोहन देसाई स्टाइल फिल्म थी और तीनों किरदारों का नाम फाइनल था, अमर, अकबर, एंथनी। मगर जब इस गाने की योजना बन रही थी जिसमें अमिताभ बच्चन ईस्टर एग से बाहर निकलते हैं, एक लंबा सा सेंटेंस बोलते हैं और फिर अपना पूरा नाम बोलते हैं, तो शुरुआत में उस किरदार का सरनेम रखा गया था फर्नांडिस। इस गाने में गुंजाल्विस को फर्नांडिस से रिप्लेस करके देखिए जरा, आपको इमेजिन करने में भी बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो गाना बनने के दौरान क्रू में से भी किसी को ये सरनेम अपीलिंग नहीं लगा था। जब सरनेम को लेकर माथापच्ची चल रही थी तभी अचानक संगीतकार प्यारेलाल को अपने गुरु का नाम याद आया जिनसे उन्होंने वायलिन बजाना सीखा था, डी एंथनी गुंसाल्विस। इंडस्ट्री का बेहतरीन म्यूजिक अरेंजर कहा जाता है उन्हें, कुछ तो उन्हें पहला म्यूजिक अरेंजर भी कहते हैं। आज एंथनी गुंसाल्विस का नाम बहुत लोग जानते हैं, मगर तब तक ये नाम फिल्मी गलियारों से भी गायब हो चुका था, क्योंकि जब अमर अकबर एंथनी बनी उससे करीब 10-12 साल पहले ही एंथनी गुंसाल्विस मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर जा चुके थे। वो जब फिल्मों में सक्रिय तौर पर काम करते भी थे तब भी फिल्मी गलियारे से बाहर उनके नाम को कोई नहीं जानता था, क्योंकि फिल्मों में नाम आता है संगीतकार का जो धुन बनाते हैं, बाकी का काम करते हैं उनके असिस्टेंट, म्यूजिक अरेंजर्स, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और टेक्नीशियंस। हम गाना गुनगुनाते हैं, उनके संगीत पर झूमते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, पर बाकी सब ने जो मेहनत की किसी भी गीत को बेहतर बनाने में, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये वाकई घोर विडंबना है कि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट किसी भी ऑर्केस्ट्रा की जान होते हैं, कमाल के एक्सपर्ट होते हैं, पूरा म्यूजिक अरेंज करते हैं, यूं कहिए कि जिनके बिना किसी फिल्म का म्यूजिक बनाना लगभग असंभव है, उनके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे ही बेहतरीन वायलिन प्लेयर और म्यूजिक अरेंजर थे एंथनी गुंसाल्विस, जिन्होंने नौशाद, गुलाम हैदर, हंसराज महल, श्याम सुंदर, SD बर्मन, मदन मोहन, N दत्ता जैसे बहुत से संगीतकारों के लिए म्यूजिक अरेंज किया और वायलिन भी बजाया। हम प्यार में जलने वालों को शामे गम की कसम आज गमगीन। एंथनी गुंसाल्विस का जन्म 1927 में गोवा के एक गांव मजोर्डा में हुआ। उनका पूरा नाम था एंथनी प्रभु गुंसाल्विस। उनके पिता जॉस एंटोनियो चर्च में क्वायर मास्टर थे और उन्होंने अपना सारा जीवन गांव के युवा उत्साही लोगों को संगीत सिखाने में बिताया। अपने पिता से ही उन्होंने म्यूजिक की बारीकियां सीखी। जब वो 3 साल के थे उन्होंने तभी से वायलिन बजाना शुरू कर दिया था और बाद में यही साज उनका फेवरेट बन गया। गांव में उनका संगीत एक सीमित दायरे में ही रह जाता, इसीलिए वो मुंबई जाना चाहते थे, मगर उनके पिता को उनका ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर उनके भाई बहनों ने उनका साथ दिया और वो 1943 में मुंबई पहुंच गए। उस वक्त उनकी उम्र कोई 16 साल की थी, मगर संगीत में वो पूरी तरह परिपक्व थे। मुंबई में अपने शुरुआती दौर में वो प्रमुख बैंड्स के साथ वायलिन बजाया करते थे। उन्हीं दिनों संगीतकार नौशाद की नज़र एंथनी गुंसाल्विस पर पड़ी। फिर वो नौशाद की टीम का हिस्सा बन गए। नौशाद के संगीत निर्देशन में बनी शारदा में उन्होंने वायलिन बजाया था। उसके बाद अनमोल घड़ी, दिल लगी, दास्तान, बैजू बावरा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में भी एंथनी गुंसाल्विस ने उनके साथ काम किया। नौशाद के साथ काम करते हुए ही भारतीय शास्त्रीय संगीत से उनका परिचय हुआ, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। शुरुआती दौर में गोवा के दूसरे म्यूजिशियंस की तरह उनके संगीत पर भी वेस्टर्न म्यूजिक का प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन बम्बई में उनका झुकाव हुआ भारतीय रागों की तरफ और उन्होंने भारतीय वाद्यों को सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्रों पर राग, सरगम, हारमोनी बजाना सीखा। देवनागरी स्क्रिप्ट भी पढ़ना लिखना सीखा। फिर उन्होंने नोटेशन में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ वेस्टर्न म्यूजिक को मिलाकर प्रयोग करना शुरू किया। पारंपरिक भारतीय संगीत की रचनाओं में वेस्टर्न म्यूजिक स्टाइल के हार्मोनिक पीसेस को बुनना शुरू किया। भारतीय फिल्मों की म्यूजिक कॉम्पोजिशंस में जो एक परंपरा चली आ रही थी, उनके इस प्रयोग ने उसे बदल कर रख दिया। इससे उस समय के दूसरे संगीतकार भी काफ़ी प्रभावित हुए।
एंथनी गोंसाल्विस ही थे जिन्होंने कॉर्ड चार्ट प्रणाली शुरू की। म्यूजिक डायरेक्टर्स के स्टाइल को बनाए रखते हुए प्रील्यूड, इंटरल्यूड्स, मुखड़ा, अंतरा, पोस्टल्यूड्स या फेड आउट्स को कैसे जोड़ना है, इसकी गहरी समझ ने उन्हें म्यूजिक अरेंजर्स में एक खास जगह दिलाई। अररी 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 सावन के बादलों तुमसे ये। फिल्मों में तो एंथनी गोंसाल्विस का योगदान अतुलनीय है ही, मगर फिल्मों से अलग वो राग आधारित सिम्फनी की रचना करना चाहते थे। और आखिर में 1958 में उनका ये सपना साकार हुआ जब उन्होंने 110 संगीतकारों के साथ इंडियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की और सेंट जेवियर्स कॉलेज में इस ऑर्केस्ट्रा ने लता मंगेशकर और मन्ना डे के साथ कामयाब प्रस्तुति दी। ये सब उन्होंने अपने खर्च पर किया ताकि वो सबको दिखा सके कि भारतीय संगीत कितना विविध और समृद्ध है। हालांकि उन्होंने गोवा की धुनों के साथ हिंदुस्तानी संगीत का एक सुंदर मिश्रण बनाया, मगर अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि वो फ्यूजन नहीं था, बल्कि सिंगर्स और ऑर्केस्ट्रा के साथ रागों की प्रस्तुति थी। इसके बाद उन्होंने ऐसी बहुत सी प्रस्तुतियां दी, कुछ को उनकी उम्मीद के मुताबिक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन इन प्रस्तुतियों ने उनकी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और उनके नाम की चर्चा सिर्फ मुंबई और देश में ही नहीं, देश के बाहर भी हुई। एंथनी गोंसाल्विस का नाम आज इज्जत के साथ लिया जाता है क्योंकि उन्होंने संगीत को अपना जीवन दे दिया। वो एक बेहद अच्छे इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आने वालों में से। जब गोवा में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उन्होंने एक म्यूजिकल शो किया था तो उससे मिली 7 लाख की पूरी रकम उन्होंने गोवा सरकार को दान कर दी थी। ये 1962 की बात है। उस समय 7 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, मगर सरकारी आधिकारिक स्तर पर उनके अनुभव बहुत कड़वे रहे और उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री का रूप रंग भी बदल रहा था और ये सब हालात उन्हें रास नहीं आ रहे थे। और ऐसे ही वक्त में उन्हें मिली न्यूयॉर्क की फेलोशिप और फिर वो 1965 में मुंबई छोड़कर अमेरिका चले गए। वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर्स, पब्लिशर्स एंड ऑथर्स के सदस्य भी रहे। अमेरिका में ही उनकी मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई जो वहाँ फाइन आर्ट की स्टूडेंट थी। शायद ये उनके कड़वे अनुभवों का असर था कि जब वो करीब 10 साल अमेरिका में बिताने के बाद वापस लौटे तो उन्होंने किसी को अपनी वापसी की खबर नहीं दी और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की कि वो कहाँ हैं। अमेरिका से लौटने के बाद एंथनी गोंसाल्विस अपने गांव में रहकर ही संगीत सेवा करते रहे। 18 जनवरी 2012 को वो इस दुनिया से रुखसत हुए। पर सुखद ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने काम को छोटी ही सही पहचान मिलते देखा। 2010 के इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान उनके जीवन और कार्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई थी जिसका नाम था एंथनी गोंसाल्विस द म्यूजिक लेजेंड। इस डॉक्यूमेंट्री को स्पेशल जूरी पुरस्कार भी दिया गया। एंथनी गोंसाल्विस उनमें से थे जिन्हें संगीत से प्यार था और वो उसे दूसरों में बांटना भी चाहते थे। उन्हें संगीत सिखाना बहुत पसंद था, इसीलिए जब वो मुंबई में थे तो पहले अपने फ्लैट पर संगीत सिखाया करते थे। फिर लता मंगेशकर ने बांद्रा में उनके लिए एक हॉल की व्यवस्था की थी जहां वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि फिल्मों के लिए वायलिन कैसे प्ले किया जाता है। आर.डी. बर्मन और प्यारेलाल जैसे संगीतकार भी उनके स्टूडेंट रहे। तभी तो प्यारेलाल ने अमर अकबर एंथनी के किरदार को उनसे जोड़ दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात जो रिसर्च के दौरान मेरी नज़रों से गुजरी वो ये कि राज कॉमिक्स की एक कॉमिक बुक के कैरेक्टर का नाम भी एंथनी गोंसाल्विस था। अब इस किरदार की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहा नहीं जा सकता क्योंकि एंथनी नाम तो बहुत कॉमन है। हो सकता है फिल्म अमर अकबर एंथनी के बाद शायद एंथनी गोंसाल्विस की शोहरत ज़्यादा बढ़ी और इस नाम के किरदार पर कहानी लिख दी गई। एंथनी गोंसाल्विस इन मायनों में भाग्यशाली रहे कि देर सवेर ही सही उनके नाम और काम को सराहा गया। इंटरनेट की बदौलत, कुछ पुराने वीडियो और प्रिंट इंटरव्यूज़ के कारण, कुछ बुक रिसर्चर्स और लेखकों की वजह से लोग उन्हें जानते हैं, मगर उनके जैसे खुशकिस्मत गिनती के हैं। ऐसे अनगिनत फनकार हैं जिनका योगदान किसी गिनती में नहीं आता क्योंकि हम उनके नाम तक से वाकिफ नहीं हैं। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। सीने में सुलगते हैं अरमान